हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि चेनी की डेड बॉडी गायब हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद चेनी जिंदा होकर वापस उसी जगह पर आ जाती है। सभी चेनी को इस तरह से देखकर हैरान हो रहे होते हैं। यूजोन भी सोच रहा होता है कि ये तो मर चुकी थी, फिर ये जिंदा कैसे हो सकती है। फिर हमें जुन्वो को दिखाते हैं जो चेनी की लोकेशन निकाल कर उसकी दादी को बता रहा होता है। जुन्वो बताता है कि चेनी की लोकेशन अभी जिंजू आइलैंड की है। तो उसकी दादी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो आज तक कभी शहर से बाहर नहीं गई है तो जिंजू आइलैंड कैसे जा सकती है। जुन्वो दोबारा से चेक करता है और कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो आज तक शहर से बाहर नहीं गई है, लेकिन हो सकता है कि वो जिंजू आइलैंड पर ही हो। तो चेनी की दादी उसके रूम में आती हैं और देखती हैं कि चेनी का सॉफ्ट टॉय भी उसके रूम में नहीं होता और ना ही उसका लगेज उसके रूम में होता है। उसकी दादी उसका ड्रॉर चेक करती है तो वहाँ पर उसकी बैंक सेविंग बुक भी नहीं होती और फिर वहाँ पर उन्हें चेनी का लिखा हुआ लेटर मिलता है। फिर उन्हें जुन्वो की कॉल आती है जो कहता है कि शायद उसके मोबाइल में कोई मसला हो गया था। अब दोबारा से चेनी की लोकेशन हेसन सिटी की दिखा रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि चेनी वापस से उस गंदे पानी के पास पहुंच चुकी होती है और सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। फिर हमें उन तीनों को पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। पुलिस ऑफिसर यून जॉन से पूछते हैं कि क्या तुमने इन दोनों को देखा था किसी की लाश को फेंकते हुए। मिस्टर सॉन्ग चेनी की बात को याद करते हैं जब उसने कहा था कि तुम पुलिस के सामने साफ साफ मुकर जाना और कहना कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ जोर से टेबल पे मारते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं कि कौन सी लाश हम फेंकने के लिए गए थे। आपने खुद ही तो देखा है कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। हम तो वहाँ पर निगरानी करने के लिए गए थे और उसका पैर फिसल गया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो ये स्मेल करके देख लो। मैं कितनी बार शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन हमें बस यही सुनने को मिलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी मजबूर थे। हमने सोचा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम गन मचाने वालों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो पुलिस ऑफिसर उन जॉन से पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो वो कहता है कि शायद मुझे ही गलतफहमी हुई है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि फिर हम इन पर FIR ना काटे। तो जॉन कहता है कि जी बिल्कुल। फिर जब मिस्टर सॉन्ग और रॉबिन वापस आने लगते हैं तो मिस्टर सॉन्ग ने जिस पेज पर हाथ रखा होता है वो पेज उनके हाथ के साथ ही चिपक जाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग और रॉबिन चेनी के पास आ जाते हैं। चेनी कहती है कि देखा ना, तुम बच गए, मेरी बातें ऐसे ही माना करो। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी होशियारी की वजह से हम बच गए हैं। यही तो फर्क है हम दोनों में, एक पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़, एक शरीफ है तो एक हरामी। तो चेनी कहती है कि हाँ बिल्कुल, एक फुलटू माला माल है और एक कंगाल है। फिर रॉबिन चेनी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि मैंने देखा था तुम सांस नहीं ले रही थी। चेनी कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि मैं मर चुकी थी क्योंकि मैंने बहुत ही अजीब सी चीजें देखी थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि चेनी जिंजू आइलैंड पे होती है और वहाँ पर एक लेडी उसे कह रही होती है कि यहाँ से बाहर आ जाओ और अपने घर चलो, बहुत तेज हवाएं चल रही है, अगर तुम यहाँ रही तो फिर मारी जाओगी। चेनी कहती है कि वहाँ पर कोई औरत थी, वो धुंधली सी मुझे दिखाई दे रही थी और मुझे बार बार जाने का कह रही थी। रॉबिन कहता है कि लगता है तुम आधे मरी हुई थी। जब हम आधे मरे होते हैं तो हमारा एक पैर इस दुनिया में और एक दूसरी दुनिया में होता है, यानी कि तुम मौत को छू के टक से वापस आ गई। तो चेनी कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है? इसका मतलब है कि मैं बॉर्डर पे थी और मेरा वीजा नहीं लगा तो मैं वापस आ गई। तो मिस्टर सॉन्ग चेनी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी दादी को पता है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो। चेनी कहती है कि उन्हें गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम हॉस्पिटल में हैं। मेरी दादी पहले यहाँ की गुंडी हुआ करती थी और तुम नहीं जानते, अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि चेनी की दादी ने मिस्टर सॉन्ग को और रॉबिन दोनों को ही जमीन में गाड़ दिया होता है। उन दोनों का बस सर मिट्टी से बाहर होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि प्लीज आप हमें छोड़ दें। तो चेनी की दादी अपने आदमियों से कहती है कि इनके सर पे भी मिट्टी डाल दो और चेनी खुशी खुशी अपनी दादी के पीछे होती है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि एक मिनट, तुम हम दोनों के साथ जमीन में क्यों नहीं गिर रही। चेनी कहती है कि वो तुमने सुना है ना कि अमीर लोगों के बच्चे सब कुछ करने के बाद भी बच जाते हैं क्योंकि उनके सर पे उनके अमीर बाप का हाथ होता है। तो इसी तरह मेरे सर पे मेरी दादी का हाथ है। रॉबिन कहता है कि क्या दादी दूसरा हाथ मेरे सर पे रखेंगी। फिर कहता है कि बिल्कुल नहीं और मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि अब हम क्या करें। मिस्टर सॉन्ग चेनी से कहते हैं कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारा प्लान ही खराब था। चेनी कहती है कि अरे कुछ नहीं होता, मैं कह रही हूँ ना, हमें बस उनसे झूठ बोलना होगा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मिस्टर सॉन्ग चेनी से पूछते हैं कि तुमने ये प्लान सोच समझ के बनाया था ना। तो चेनी कहती है कि हाँ। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि फिर तुम अपनी दादी से पैसे कहाँ मंगवाने वाली थी। तो चेनी कहती है कि अपने बैंक अकाउंट में, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में मंगवाती तो तुम तो लेकर भाग जाते। मिस्टर सॉन्ग चेनी की बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने तुम्हारी बात मान ली और अब आइंदा तुम मुझे अपनी इस फेक किडनैपिंग में या फिर अपने मरने के ड्रामे में कभी भी शामिल मत करना। मिस्टर सॉन्ग अपनी बातों को पूरा करते हैं और दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ
पर छेनी की दादी खड़ी होती है। छेनी की दादी ने सब सुन लिया होता है तो छेनी कहती है कि अब तो हम लोग मारे गए और भागो। फिर वो सभी भागते भी तो कहाँ भागते और उसी रूम में मौजूद चीजों के नीचे छुपने लगते हैं। छेनी कबर्ड में जाके छुपती है तो उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है कि कोई माफी मांग रहा है। छेनी खड़ी होकर देखती है तो वो किसी अजीब सी जगह पहुंच चुकी होती है जहाँ पर 2 लोगों को मारा जा रहा होता है और उनसे पूछा जा रहा होता है कि तुम लोगों ने ये चोरी की है या फिर नहीं, और वो दोनों बार बार यही कह रहे होते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया है। फिर छेनी की दादी आकर बैठती है और चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से बाहर आओ। मिस्टर सॉन्ग और रोबिन छेनी की दादी के सामने आकर बैठ जाते हैं और दोनों ही बोलने लगते हैं कि ये सारा छेनी का प्लान था और छेनी की दादी को सब बता देते हैं। तो छेनी की दादी कहती है कि यानी कि तुम लोगों ने पैसों की खातिर ये सब कुछ किया है, और आखिर तुम्हारी लीडर ऐसे चुपके क्यों बैठी हुई है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, ये उसका प्लान था तो सारी गलती भी उसी की है। फिर छेनी की दादी छेनी को बाहर आने का कहती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे साथियों ने अपना मुंह खोल दिया है, अब तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। 2 बार बुलाने के बाद भी जब छेनी बाहर नहीं आती तो वो खुद ही कबर्ड के पास जाती हैं। कबर्ड खोलते हैं तो सामने छेनी नहीं होती तो वो दूसरी तरफ भी देखने लगती हैं और कहती हैं कि अभी तो ये मेरे सामने यहीं पड़ गई थी। फिर जब वो दोबारा कबर्ड को देखती हैं तो वहाँ पर छेनी खड़ी होती है और कहती है कि दादी क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। तो छेनी की दादी कहती है कि जाहिर सी बात है तुम मुझे दिखाई दे रही हो, मैं अंधी तो नहीं हो गई। छेनी बाहर आती है और अपनी दादी को गले लगा लेती है और कहती है कि दादी मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे बहुत ही अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। छेनी की दादी कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं तुम्हें चेक करने के लिए। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि देखा तुमने पोती होने का नाजायज फायदा उठा रही है। छेनी की दादी कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम लंबी लंबी सांसें लो। जॉन भी बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सांगमो को दिखाते हैं, उनके सामने उसकी बीवी बैठी होती है। सांगमो कहते हैं कि तुम किसी बच्चे को ढूंढ रही हो, लेकिन मैं उस जिनर्जीवित बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बच्चा है जिसके बारे में मुझे अभी भी अच्छे से याद है, 3972, क्योंकि इस बच्चे को उस दिन मैंने ही आग से बचाया था। फिर हमें दिखाते हैं कि जब सांगमो उस एक्सपेरिमेंटल लैब से जा रहे होते हैं तो जॉन उन्हें रोकता है और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालें। फिर सांगमो लॉक ओपन कर देते हैं और जॉन भी बाहर आ जाता है। सांगमो कहते हैं कि अब वो बच्चा हेसुंग सिटी में वापस आ गया है, उसने तो मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छे से पहचान लिया है, लेकिन मैं उस जनजीवित बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता। ये वो बच्चा होता है जो उस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से पास हो चुका होता है और उसका दिल ऐसा बन चुका होता है जिसकी धड़कनें कभी भी नहीं रुक सकती, यानी ये वो बच्चा कभी भी नहीं मर सकता। फिर सांगमो की बीवी उनसे कहती है कि चलो खाना खा लो, ये ठंडा हो रहा है। सांगमो कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे घर का बना हुआ खाना दोबारा से खाऊंगा, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी मौत के बाद मैं फिर से तुमसे कभी मिल सकूंगा। और फिर देखते ही देखते वो सारा इल्यूजन गायब हो जाता है। होरान कहती है कि तुमने सुना 3972। इल्यूजन गायब होने की वजह से मिस्टर सांगमो भी अपनी बीवी को ढूंढने लगते हैं कि तुम कहाँ गई। पालो वंडरकिंडर बुक से निकालता है कि 3972 आखिर कौन है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब बहुत सारे बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आया जाता है और जॉन भी उन्हीं में होता है। फिर जॉन की बॉडी पे भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। चाइल्ड ऑफ इटर्निटी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं। जॉन कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो चाइल्ड ऑफ इटर्निटी कहता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद। फिर जॉन को अपनी फैमिली का फ्लैशबैक आने लगता है, उसे सब कुछ बहुत ही ब्लर सा नजर आ रहा होता है। फिर सभी बच्चे एक साथ एक रूम में होते हैं और जॉन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ पर पड़ी हुई हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जॉन को चेयर लगने वाली होती है लेकिन चाइल्ड ऑफ इटर्निटी उसे बचा लेता है। जॉन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो चाइल्ड ऑफ इटर्निटी कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं कभी भी नहीं मर सकता। और देखते ही देखते उसके सर पे लगी हुई चोट भी हील हो जाती है। चाइल्ड ऑफ इटर्निटी यूनजॉन से कहता है कि तुम फोकस करो और अपने पावर को यूज करने की कोशिश करो। यूनजॉन फोकस करते हुए एक बुक को उठाने की कोशिश करता है। डॉक्टर हान भी वहाँ पर आ जाते हैं और यूनजॉन को देख रहे होते हैं और फिर यूनजॉन उस बुक को पकड़ लेता है और जाकर सूरान को वापस कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस एक्सपेरिमेंटल लैब में आग लग जाती है, सभी बच्चे भागने लगते हैं और फिर ये सब कुछ यूनजॉन दोबारा से अपने ख्वाब में देख रहा होता है। यूनजॉन होश में आता है और देखता है कि उसके इर्द गिर्द सारी चीजें फिर से हवा में उड़ रही होती हैं। फिर वो उन सभी चीजों को जमीन पे फेंक देता है। इतने में बाहर से लेडी आ जाती है, उसका दरवाजा बचाने लगती है और कहती है कि तुमने फिर से शोर करना शुरू कर दिया, तुम्हें हमने कितनी बार मना किया है लेकिन तुम बाज नहीं आते और फिर से रात में शोर करते हो। अब तुम ये कमरा खाली कर दो, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूनजॉन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और फिर चाइल्ड ऑफ इटर्निटी और छेनी के बारे में सोचता है कि वो
वो भी तो जिंदा हो गई। तो कहने लगता है कि वो तो एक लड़का था। फिर हमें छेनी को दिखाते हैं जो सो रही होती है और उसकी दादी उसके पास उसकी बॉडी को देख रही होती है। छेनी की दादी देखती है कि छेनी की बॉडी अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होती है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि छेनी की दादी अभी अभी डॉक्टर के पास से होकर आई होती है। डॉक्टर हैरानी से छेनी की रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं तो छेनी की दादी कहती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, जो भी है तुम मुझे साफ साफ बता दो, कुछ भी मुझसे छुपाना मत। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। उसकी रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है, उसकी हार्ट बीट भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, उसकी किडनीज भी साफ हो चुकी हैं और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ जो भी मसला था वो सब ठीक हो गया है। उसके लंग्स बिल्कुल साफ हो चुके हैं और उसका दिल का साइज जो पहले भर चुका था अब वो भी नॉर्मल हो गया है। छेनी की दादी कहती है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अचानक से उसकी तबीयत ठीक हो गई है, वो भी खुद ब खुद। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ठीक नहीं हुई है बल्कि वो पूरी तरह से सेहतमंद हो गई है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अक्सर जब डॉक्टर्स अपने पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं तो ऐसी चीजें हो जाती हैं और इन्हें हम चमत्कार कहते हैं। फिर छेनी की दादी घर जाती हैं और अपनी डायरी से एक नंबर निकालते हुए उन्हें कॉल करती हैं। वो डायरेक्टर चुई होते हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है तो आप मुझे कॉल करें। और फिर हम देखते हैं कि छेनी की दादी के पास भी वंडर किंडर लैब की एक फाइल होती है। जॉन को दिखाते हैं वो भी उसी चर्च के पैम्पलेट को देख रहा होता है और ये चर्च उसी लैब वाली जगह बना होता है जहाँ पर पहले ही सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। फिर हमें रॉबिन और मिस्टर सॉन्ग को दिखाते हैं। रॉबिन कहता है कि अब हम दादी का सामना कैसे करेंगे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि इसमें सारी गलती तुम दोनों की है, मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम दोनों ने मुझे इस काम में घसीटा। रॉबिन कहता है कि सारी गलती तो तुम्हारी ही है, अगर तुमने छेनी को मरा हुआ ना समझा होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम एक जिंदा इंसान को मरा हुआ कैसे समझ सकते हो और फिर उसे कचरे में फेंकने के लिए भी पहुंच गए। तो मिस्टर सॉन्ग रॉबिन के मुंह पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि खामोश रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। और तुम खुद को उसका दोस्त बुलाते हो और मेरे साथ अपनी दोस्त को तुम कचरे में फेंकने के लिए चल पड़े। रॉबिन कहता है कि सॉन्ग तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हें मना भी कर रहा था। तो मिस्टर सॉन्ग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम्हारी आंखें तो खराब ही है, ये अपने आलू जैसी शक्ल लेकर क्या बार बार आ जाते हो, तुम्हारी शक्ल तो बच्चों को हंसाने के लिए है। रॉबिन कहता है कि ये गलत बात है, तुम ऐसे मेरी शक्ल का मजाक नहीं उड़ा सकते। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, अरे ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी शक्ल और अकल दोनों का एक साथ मजाक उड़ा रहा हूँ। और जाकर अपनी नाक साफ कर क्या इसमें से कब से घी बह रहा है। रॉबिन को अच्छी खासी सुनाने के बाद मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। रॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रॉबिन कैन पकड़ता है और उसे जोर से दीवार में मारता है। फिर मिस्टर सॉन्ग को दिखाते हैं जो अपने घर आते हैं और पानी पी रहे होते हैं। मीहुई आती है और कहती है कि कितनी बार कहा है कि बोतल से ऐसे पानी मत पिया करो, और उस कचरे के ढेर का कुछ हुआ या फिर नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ गया था और मैंने सबकी खटिया खड़ी कर दी, अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मीहुई कहती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को बता दिया कि तुम उन्हें नकली हवाई रिसोर्ट लेकर जा रहे हो, असली नहीं। तो मिस्टर सॉन्ग झूठ बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने उन्हें बता दिया है और मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, वो मान गई हैं। मिस्टर सॉन्ग ने अपना हाथ फ्रिज पे रखा होता है, वो जाने लगते हैं तो उनका हाथ फ्रिज के साथ ही चिपक जाता है। मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। मीहुई आती है और कहती है कितना शोर क्यों मचा रहे हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि कुछ नहीं, वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो मीहुई कहती है कि यहाँ किचन में। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जगह खुली है ना। तो मीहुई कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। तो कहते हैं कि अरे वाह क्या बात है, मैं अभी फ्रिज खोलने ही वाला था और मेरी बेटी आ गई। और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है। तो चियोंग उन्हें कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। फिर मिस्टर सॉन्ग फिर से बातें करने लगते हैं कि आखिर गड़बड़ तुम में है या मुझ में, अगर तुम में है तो मैं कंपनी वालों को बुला लूंगा, लेकिन अगर मुझ में है तो मैं क्या करूंगा। मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ छुड़वाने लगते हैं लेकिन उनका हाथ नहीं छूट रहा होता। फिर हमें रॉबिन को दिखाते हैं, उसने जो कैन फेंका होता है उससे दीवार में सुराख हो जाता है और सिर्फ एक दीवार में नहीं बल्कि दूसरी दीवार में भी सुराख हो जाता है। तो वो अपने हाथों को देखने लगता है कि मैंने तो एक नॉर्मल सा कैन ही फेंका था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।